हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं ओम पटलेश्वर और आप देख रहे हैं ओम पटलेश्वर 9 10th MSc मैथ साइंस इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT साइंस यानी विज्ञान विषय के बारे में। इसका हम चैप्टर सेकंड जो है, चैप्टर सेकंड, इसमें इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे अध्याय 2 साइंस का, 10th साइंस का चैप्टर 1 हमने 3 क्लास में यानी 3 वीडियो 3 पार्ट में आपको दे दिया है। पहले इस चैनल पर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। ये सेकंड जो है चैप्टर है, सेकंड अध्याय है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, जो कि 2023 और 24 जो नया सिलेबस इस साल आया है 2023 और 24 के लिए जो आपका एग्जाम होगा 2024 के लिए, इसके लिए ये अध्याय है। पुराना जो सिलेबस था वो बदल चुका है, काफी कुछ उसमें बदलाव हो चुके हैं और नया सिलेबस 2023 और 24 के लिए आ चुका है, नया ब्लूप्रिंट सब कुछ। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ये जो अध्याय है, अध्याय 2, वो भी 2 या 3 पार्ट, 2 पार्ट में, मतलब 2 वीडियो के रूप में आपको मिलेगा, क्योंकि पूरे एक वीडियो में यदि आप अध्याय खत्म करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट करके, तो आज जो है आप ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, तो शुरुआती भाग दिख रहे हैं, आधा भाग आप सेकंड वीडियो में बहुत जल्द देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण। ये 2023 और 24 के लिए कक्षा 10वीं बोर्ड NCERT का चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षारक, लवण। हम इसकी शुरुआत करते हैं आज। इसके पहले आप अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 के 3 वीडियोस के रूप में, 3 वीडियो 3 पार्ट में हमने डाला हुआ है, वो आप देख चुके होंगे, नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आगे चलते हैं और आज हम बात करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण की, कि अम्ल, क्षारक, लवण अध्याय 2 क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। कुछ बेसिक बातों को सबसे पहले समझेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण आप यहाँ पे देख रहे हो। पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है? पदार्थों को जो है कई भागों में बांटा गया है, कई आधारों पर बांटा गया है। तो यहाँ पे हम 4 आधार ले रहे हैं: भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, अम्लीयता के आधार पर और सजीवता के आधार पर, ठीक है। 4 भागों में हम यहाँ पे इसको 4 आधार पर इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को आप जैसे कि जानते हैं, पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला ठोस, दूसरा ठोस मतलब सॉलिड, दूसरा द्रव मतलब लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। ठोस और द्रव के बीच में एक और चौथी अवस्था होती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, और एक और अवस्था जो नई खोजी गई है वो है BEC मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हिंदी में बोस आइंस्टाइन संघनन भी कहते हैं। मुख्य 3 अवस्था होती है, पर कुल अवस्था पदार्थ की 5 होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। मुख्य अवस्था 3 है। ये बात हो गई भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ठीक है। अब रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण या पदार्थों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व यानी एलिमेंट्स और यौगिक मतलब कंपाउंड्स आते हैं। तत्व और यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार का होता है, जिसके बारे में आपने 9th में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में, मिश्रण और तत्व यौगिक इन सब के बारे में। तीसरी बात करते हैं अम्लीयता के आधार पर पदार्थों का प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो पदार्थ अम्लीयता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: अम्ल यानी एसिड, क्षारक यानी बेसिक और लवण मतलब शांत। ये 3 प्रकार के होते हैं जिनका हम डिटेल अध्ययन आगे करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो अध्याय चैप्टर 2 है इसी के बारे में है। चौथा अपन देखें तो सजीवता के आधार पर पदार्थों के जो प्रकार है, वर्गीकरण है, वो क्या होते हैं देखें। तो पदार्थ सजीवता के आधार पर सजीव और निर्जीव 2 प्रकार के होते हैं। सजीव पदार्थ जो है जीव जंतु यानी जंतु आते हैं उसमें, और पादप भी आते हैं। तो पादप यानी हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु सजीव पदार्थ कहलाते हैं, सजीव होते हैं। और निर्जीव में पत्थर, पेन, मिट्टी, पुस्तक, टेबल, ये सब जो है निर्जीव में आते हैं। जिनमें जान नहीं है, जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव, जिसमें जीव है वो सजीव। स का मतलब होता है साथ यानी जीव के साथ, और निर्जीव का मतलब जीव के बिना जीव के। तो इस तरह से हमने 4 आधारों पर पदार्थों के प्रकारों को देखा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को कि पदार्थ आप पढ़ते हो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, कहीं पे आप पढ़ते हो सजीव, निर्जीव, कहीं पे आप पढ़ते हो अम्ल, क्षार, लवण। तो ये क्या है? तो ये इनके अलग अलग आधारों पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। और मैंने 4 प्रकार, वैसे और भी आधार है, पर 4 जो प्रमुख आप लोगों को सिलेबस में मिल जाते हैं, आज तक आपने पढ़ा है, उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब आते हैं हम सबसे मुख्य बात पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अम्ल, क्षारक एवं लवण में अंतर, यानी उनमें भेद, उनमें तुलना। अम्ल, क्षारक एवं लवण में अंतर, तुलना, भेद। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में 4 नंबर में, 2022 मतलब अभी चल रहा है, जो एग्जाम होगा आपका 24 के लिए होगा, तो 2 साल पहले 2022 में 4 नंबर में अम्ल और क्षारक में अंतर आया हुआ था। और ये 2024 के लिए बहुत ही IMP यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से। तो मैंने तीनों को यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण तीनों का ही यहाँ पे अंतर अगर लिया, इससे कंपेयर भी हो जाएगी, तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा और आपस में अपन चीजों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि अम्ल क्या होते हैं।
तो अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं, मतलब इनका जलीय विलयन बनाने पर, यानी किसी भी अम्ल को जल में घोल दीजिए, जल अपघटन उसका कर दीजिए, जल अपघटन यदि आप करते हैं उसका, किसी भी अम्ल को जल में घोलते हैं, जल अपघटन उसका आप करते हैं, तो वो H+ आयन देता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, कोई अम्ल है, मान लीजिए HCl, ये प्रबल अम्ल होता है। HCl को यदि आप जल में घोल देते हैं तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है, यानी मुख्यतः ये H+ आयन देता है। तो जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन करने पर। और इसका और एक बात और कि ये H मतलब जो कोई भी अम्ल का जो यौगिक होता है वो S से शुरू होता है, जैसे अपने यहाँ पे लिखा था अभी HCl, ठीक है। इसके अलावा H2SO4 बहुत सारे अम्ल हैं, तो देखो ये S से शुरू होते हैं, मतलब ये जलीय विलयन करने पर, इनको जल में तोड़ने पर ये H+ आयन देते हैं, और ये यौगिक जो है वो S से स्टार्ट होते हैं। कोई भी यौगिक का सूत्र, किसी भी पदार्थ का सूत्र, यौगिक का सूत्र यदि S से शुरू है तो समझ लीजिए वो अम्ल है, ठीक है, वो अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार क्षार या क्षारक में चले अपन, देखो यार क्षारक और क्षार, इसको हम आगे जाके समझेंगे कि क्षारक और क्षार क्या होते हैं। अभी नाम समझिए, ये OH- आयन देते हैं, मतलब किसी भी क्षारक का यदि आप जलीय विलयन करते हैं, जल में उसको घोलते हैं, तोड़ते हैं, तो वो OH- आयन देगा, ये इसकी मेन पहचान होती है। और ये OH से मतलब समाप्त होते हैं, इनका जो यौगिक है, जैसे यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जैसे ये NaOH एक प्रमुख जो है क्षार है, देखो ये लास्ट में क्या है, ये OH से खत्म होएगा, मतलब इसके अंत में क्या आएगा, OH। ऐसा यौगिक जिसके अंत में क्या होता हो, OH होता हो, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोनियम आयन, सॉरी, हाइड्रोक्साइड होता है, वो होता है क्या, क्षार। जिसके जो S से शुरू हो रहा है, जो भी यौगिक S से शुरू हो रहा है वो अम्ल है, जो OH से खत्म होता है वो क्षार होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं लवण में। तो यहाँ लिखा हुआ है ये कोई आयन नहीं देते, देखो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे मेन बात ये है कि ये H+ और OH- आयन नहीं देते हैं, है ना। लवण कौन होते हैं, जो ना ही H+ आयन देते हैं, ना ही OH- आयन देते हैं, ये ना ही और मतलब H+ आयन और OH- आयन नहीं देते, और न ही ये S से शुरू होते हैं, न ही H से प्रारंभ होते हैं, और ना ही OH से समाप्त होते हैं। मतलब इनके जो यौगिक है, जैसे आपको मालूम है जो लवण का सबसे अच्छा यौगिक होता है वो है NaCl, यानी साधारण नमक जो है, देखो ये S से शुरू नहीं हुआ है और ना ही OH से खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसको जब अपन जलीय विलयन बनाएंगे तो ये H+ आयन भी नहीं देगा और ना ही OH- आयन देगा। तो ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर H+ आयन नहीं देते हैं, OH- आयन भी नहीं देते हैं, और ना ही वो S से शुरू होते हैं और ना ही OH से खत्म होते हैं, ऐसे जो यौगिक होते हैं, उनका सूत्र होता है, यौगिक होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, लवण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षारक या क्षार है वो स्वाद में कसेले या कड़वे होते हैं, और लवण जो है वो स्वाद में नमकीन होते हैं। मेन बात ध्यान रखेंगे, है ना। ये खट्टे होते हैं अम्ल, ये कसेले या कड़वे होते हैं, और जो लवण है वो स्वाद में नमकीन होते हैं, ठीक है। आगे चले अगले पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट जो है क्या है, देखते हैं इसका, ठीक है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होती है, अम्ल वाला कलम है, ये क्षार वाला है, लवण वाला, तो ये अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप अनिल देख रहे हैं, अनिल लिखा हुआ है, अनिल, या इसको आप अनिला भी बोल सकते हो। तो अनिल का मतलब क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। अनिल से आप याद रख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अनिल से आप याद रखेंगे। उसी तरह क्षार में चलते हैं, तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसको आप संकेत के रूप में छलनी या छलानी से याद रखेंगे। छलनी का मतलब मतलब क्षार है, ये ल या ला का मतलब लाल है, और नीला, तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, अनिल अम्ल के लिए और छलानी या छलनी जो है वो क्षार के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये बात। अच्छा, इसमें लवण में आते हैं, तो लवण जो है इसका लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। लवण जो होते हैं वो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ठीक है। अगले चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो ये यौगिक H से प्रारंभ होते हैं, मतलब जो H जो अम्ल के यौगिक है, अम्ल का जो सूत्र है, किसी भी अम्लीय पदार्थ उसका सूत्र है, यौगिक का सूत्र है, तो वो H से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने पहले बताया। और जो क्षार है वो OH से समाप्त होते हैं, इनका यौगिक जो है, क्षार के यौगिक जो है OH समाप्त होते हैं। और जो लवण है वो न ही H से प्रारंभ होते हैं, न ही OH से समाप्त होते हैं। ये बात हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा था। इसका पांचवा पॉइंट देखें, इनका pH मान, मतलब अम्लों का pH मान 7 से कम होता है, मतलब 0 से 7 के बीच में होता है।
होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, मतलब 7 से कम होता है। इनका पीएच मान, मतलब क्षारों का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच में। 7 से अधिक मतलब 7 से 14 के बीच में होता है। और जो क्षार है इनका पीएच मान केवल और केवल 7, जो लवण है इनका जो पीएच मान है वो 7 होता है, केवल और केवल 7 होता है। इनकी प्रकृति जो है वो उदासीन प्रकृति होती है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में चलते हैं। तो ये 5 पॉइंट देख लीजिए, 6वां पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, वैसे आपको जब प्रश्न आता है तो 3 नंबर में यदि आए तो 3 अंतर लिखेंगे, 4 नंबर में आए तो 4 अंतर लिखेंगे। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर के प्रश्न तो आजकल आते ही नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न ही आते हैं। तो मैंने यहाँ अधिकतम आपको जानकारी के लिए 8 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, पर 8 आपको नहीं करना एग्जाम में। जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा 3 पॉइंट 4 पॉइंट में आएगा तो उतने पॉइंट करना है जो प्रमुख है। 6वां पॉइंट अपन यहाँ पे देखते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारक जो है वो क्षारकी प्रकृति के होते हैं, और जो लवण है वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। 7वां पॉइंट अपन यहाँ देखिए तो ये क्षारक को उदासीन कर देते हैं। जो अम्ल है, ये का मतलब अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देते हैं। यदि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाए तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, मतलब लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे तो लवण बनाएंगे। लवण जो है उदासीन होता है, इसलिए अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देते हैं, और उसी प्रकार से जो क्षारक है यानी ये जो है क्षार वो अम्लों को उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। लवण अम्ल एवं क्षार से कोई क्रिया नहीं करता है। लवण की किसी भी अम्ल या क्षार से कोई क्रिया नहीं होती है। 8वां पॉइंट हम देखिए, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम 8वें पॉइंट में। ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ETC मतलब ये जो 3 यहाँ पे दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, पर यहाँ पे जो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि प्रबल अम्लों में आते हैं, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिए। देखो ये सब ऐसे शुरू हो रहे हैं, देखो ऐसे शुरू हुआ, ये भी ऐसे हुआ, ये भी ऐसे हुआ, मतलब कोई भी यौगिक यदि H से शुरू हो रहा है, हाइड्रोजन शुरू हो रहा है, इसका मतलब वो अम्ल है। ठीक है, क्षार में चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस ETC। क्षार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे प्रमुख क्षार है, प्रबल क्षार है, उनको यहाँ पे लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो ये OH से खत्म हो रहा है। ठीक है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH से खत्म हो रहा है, ये भी OH से खत्म हो रहा है। जो OH से खत्म होते हैं वो ऐसे होगी जिनके लास्ट में OH आता है, OH लास्ट में आता है, वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, क्षार या क्षारक। जो S शुरू होते हैं वो अम्ल। अब यहाँ पे देखिए लवण के एग्जांपल देखें, NaCl, CaCl2 और AlCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लवण होते हैं। सबसे प्रमुख जो लवण होता है वो NaCl यानी साधारण नमक, जो हम खाने में भोजन में प्रयोग करते हैं, नमकीन जो होता है नमक, वो सबसे प्रमुख होता है। ये एक ऐसा लवण है जो पूरे परिवार लवण परिवार को दर्शाता है, सबसे प्रमुख लवण होता है। देखिए ये ना ही S से शुरू है ना ही OH से खत्म है, ये भी देखिए S से शुरू नहीं है, OH से खत्म नहीं है, ये भी S शुरू नहीं है, OH से खत्म नहीं है। तो जो S से शुरू नहीं होते हैं ना ही OH से खत्म होते हैं वो लवण कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है 8 पॉइंट अपन ने लवण और क्षार के अंतर में देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ चीजें देख रहे हैं, जैसे यहाँ नोट लिखा हुआ है, कृत्रिम या संश्लेषित का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम शब्द जब भी आता है या संश्लेषित या संश्लेषण शब्द जब भी आता है तो मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम होता है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे, गंधी सूचक अंधे छात्रों को अम्ल एवं क्षारों की पहचान में सहायक होते हैं। गंधी सूचक क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अम्ल क्षार लवण में अंतर समझ लिया, अम्ल क्षार में सारी बातों को आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक, अम्ल क्षार सूचक या केवल सूचक। केवल सूचक भी बोल सकते हैं, अम्ल सूचक या केवल सूचक, ये क्या होते हैं? तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित, यानी संश्लेषित का मतलब कृत्रिम, यानी संश्लेषित का मतलब क्या होता है? कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित। तो वे प्राकृतिक या संश्लेषित यानी कृत्रिम रसायन जो अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, सूचना देते हैं, है ना, इंडिकेट करते हैं, अम्ल क्षार सूचक या केवल सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक 2 प्रकार के होते हैं, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो यहाँ पे अपन देखेंगे। सूचक जो है अम्ल क्षार सूचक 2 प्रकार के होते हैं। रंगी सूचक मतलब रंग वाले, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, रंगी सूचक मतलब रंग वाले सूचक, रंगी मतलब रंग वाले, कलर वाले। और दूसरा गंधी सूचक यहाँ पे यानी गंध वाले, गंध मतलब स्मेल। ठीक है, गंध 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध यदि है तो सेंट बोलते हैं, दुर्गंध है तो स्मेल बोलते हैं। ठीक है, तो रंगी यानी रंग, जो रंग में परिवर्तन करते हैं वो रंगी सूचक कहलाते हैं। जो गंध में परिवर्तन करते हैं, स्मेल में परिवर्तन करते हैं, वो गंधी सूचक कहलाते हैं। अब ये 2 प्रकार मुख्यतः जो सूचक है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, रंगी सूचक, गंधी सूचक। रंगी सूचक फिर से 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक सूचक, पहला प्रकार हो गया इसका प्राकृतिक सूचक। इसमें कौन कौन आते हैं? जो प्रकृति में हमको मिलते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो लिटमस पेपर, हल्दी आदि होते हैं प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित या कृत्रिम सूचक कौन कौन से होते हैं? तो मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फथेलिन आदि, ये है जो है संश्लेषित सूचक।
अब बात करते हैं अपन गंधी सूचक की। तो गंधी सूचक फिर से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। तो प्राकृतिक गंधी सूचक कौन कौन आते हैं? तो प्याज, लौंग का तेल आदि, ये प्राकृतिक गंधी यानी गंध वाले सूचक है। और संश्लेषित सूचक में आता है वेनिला, ठीक है, ये होता है संश्लेषित गंधी सूचक। तो इस तरह से जो है सूचक दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में फिर से बटे होते हैं। तो हमने सूचकों को देखा, आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नोट आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सूचक क्या होते हैं? जो सूचना देते हैं हमको, वो सूचक कहलाते हैं। सूचक का मतलब सूचना देने वाले, ठीक है। कुछ नोट यहाँ पे अपन देख रहे हैं। क्या नोट है? लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस विलियन है वो बैगनी रंग का रंजक, रंजक मतलब रंगने वाला रंजक होता है। लिटमस थैलोफाइट समूह के लिचेन का मतलब लाइकेन, इंग्लिश में बोलते हैं लिचेन, हिंदी में बोलते हैं लाइकेन, पौधे से निकाला जाता है। इसका प्रयोग सूचक के रूप में करते हैं। जो लिटमस पेपर है, लिटमस है, उसका लिटमस विलियन है, वो लिचेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। इसका जो प्रयोग है सूचक के रूप में किया जाता है। अब गंधी सूचक क्या होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, अगला टॉपिक है गंधी सूचक। इसके बारे में हमने अभी सामने उसका जो है वर्गीकरण देखा था। अब इसकी परिभाषा समझते हैं क्या होता है। गंधी सूचक क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अलग अलग हो जाती है। अम्लीय माध्यम में अलग गंध देते हैं और क्षारकीय माध्यम में अलग गंध देते हैं, अलग अलग हो जाती है। इन पदार्थों को गंधी सूचक कहते हैं। उदाहरण कौन कौन है गंधी सूचक? तो प्याज गंधी सूचक में आता है, लौंग का तेल, वेनिला, ये सब गंधी सूचक में आते हैं, जिसको हमने सामने देखा। अब क्या मतलब है इसका? देखिए, मान लीजिए कोई एक पदार्थ है ए जो कि अम्ल है और एक पदार्थ है मान लीजिए बी जो कि क्षार है। यदि अम्ल की क्रिया या अम्ल को आप प्याज में मिलाएंगे तो एक अलग तरह की स्मेल देगा, और यदि इस क्षार को प्याज में मिलाते हैं तो एक अलग तरह की स्मेल आती है। तो इस प्याज की इनके साथ में क्रिया से जो अलग अलग स्मेल आती है उसका एक पूरा विज्ञान होता है कि मतलब लौंग का तेल या वेनिला जो भी है इनसे क्रिया कराते हो तो इसकी मतलब यदि कोई अम्ल है और वो प्याज से क्रिया करेगा तो उसकी कैसी गंध होगी, यदि कोई क्षार है उससे प्याज से क्रिया कराएगा तो कैसी गंध होगी। उस गंध को पहचान करके जो है, तो जो अंधे जो छात्र हैं उन लोगों की पहचान के लिए अम्ल क्षार लवण को पहचानने के लिए इन गंधी सूचक का प्रयोग किया जाता है, उनकी अलग अलग गंधों से, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही सिलेबस में इसमें दिया है आपको। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हम यहाँ 4 से 5 रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे जो आपको एनसीईआरटी 2023-24 की बुक में आपको 10th में साइंस में मिलेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट सबसे पहले समझते हैं अपन। पहला जो गुण है उसके बारे में बात करते हैं। रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, सिलेबस में रासायनिक गुण है, भौतिक गुण नहीं है, ठीक है। भौतिक गुण को हमने अंतर में समझा कुछ चीजों को, और कुछ यहाँ पे जो गुण पढ़ रहे हैं अपन 4 से 5 गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण, सबसे पहला रासायनिक गुण क्या होता है? अम्ल एवं क्षारक की धातु से क्रिया। हम यहां पे समझेंगे अम्ल एवं क्षारक की धातु से क्रिया। तो जब कोई भी अम्ल या क्षारक धातु से क्रिया करता है, अम्ल एवं क्षारक की किससे क्रिया? किसी भी धातु से। धातु जो है 118 तत्व होते हैं, जिसमें से 91 जो है धातु है। तो 91 में से कोई भी धातु से यदि आप अम्ल या किसी भी अम्ल और क्षारक, अम्ल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, क्षारक भी बहुत सारे प्रकार की होती है, धातु भी बहुत सारी प्रकार की होती है, किसी भी अम्ल या क्षारक की किसी भी धातु से क्रिया कराते हो तो क्या होगा? तो जब कोई अम्ल या क्षारक किसी धातु से क्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। लवण एवं हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा? ध्यान रखिए, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस H2 गैस बनेगी। इसको यहाँ पे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है। इसमें पहले शब्द समीकरण हमने यहाँ पे लिख लिया है। अम्ल या क्षार दोनों में से कोई एक रहेगा, धातु से क्रिया कराओगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। अच्छा, धातु बाद में लिखा है, धातु पहले ले लिया। यहाँ पे देखो Zn यानी जिंक धातु है और एक अम्ल ले लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अम्ल की धातु से क्रिया। क्षार को अभी बाद में लेंगे, नीचे एग्जाम्पल क्षार का है, अभी अम्ल की धातु से क्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पे धातु बाद में लिखा हुआ है पर धातु यहाँ पहले लिख लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। जिंक यानी कोई भी धातु ले सकते हैं, यहाँ पे जिंक ले लिया है तो जिंक यानी जस्ता धातु ले लिया है और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। देखो जिंक सल्फेट ZnSO4 लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तीर का चिन्ह ऊपर लगा, इसका मतलब गैस निकल रही है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? जो ये जिंक है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु होती है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन वैसे भी अधातु है, तो ये क्रियाशील धातु हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद वहां पे जुड़ जाएगा और ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन जो H2 है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी। और देखिए, ये ना ही S से शुरू हो रहा है और ना ही OS से खत्म हो रहा है, इसका मतलब जिंक सल्फेट क्या होगा? लवण होगा, ठीक है। ये क्या है? लवण है, ठीक है। देखो, लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपको एक नंबर नहीं पूछ सकता है किसी अम्ल या क्षारक की धातु से क्रिया से कौन सी गैस बनती, तो हाइड्रोजन गैस बनती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमने अम्ल की बात की, अब बात करते हैं
क्षारक की धातु से क्रिया। तो ये सेकंड एग्जांपल आप नीचे देख रहे हैं। देखो यहाँ पर भी धातु वही ले ली है हमने, जेडेन यानी जिंक यानी दस्ता ले लिया है, ठोस अवस्था में रहेगा। पर यहाँ पे अभी पहले यहाँ पे हमने अम्ल लिया था, अम्ल से क्रिया की धातु की, अब क्षारक से क्रिया करा रहे हैं। तो क्षारक हमने ले लिया यहाँ पे NaOH, जो कि जलीय विलयन रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और यहाँ पे ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है, और धातु से क्रिया कर रहे हैं। धातु ले लिया हमने जेडेन। 91 में से कोई भी आप धातु ले सकते हैं, यहाँ पे हमने जेडेन लिया हुआ है। ठीक है, जो आपके रिएक्शन बुक में रिएक्शन है वो ये वाली है, तो ये वाला रिएक्शन लिया हुआ है। तो क्रिया कराएंगे किसी धातु की क्षार से, तो बनेगा देखिए यहाँ पे ZnO2 यानी सॉलिड बनेगा, जिंकेट लवण है, ये लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी धातु की क्षार से क्रिया कराओ चाहे किसी भी धातु की अम्ल से क्रिया कराओ, हमेशा लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हो गया इसका पहला रासायनिक गुण। किसी भी अम्ल और क्षार धातु से क्रिया कराने पर लवण और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब आते हैं दूसरे रासायनिक गुण पर। अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। ठीक है, किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, इसको दो अलग अलग रिएक्शन में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब किसी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जाती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या क्या बनता है जी, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलेगी और जल यानी H2 निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे एक सब समीकरण ले लेते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में से कोई एक की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अच्छा, ये जल को यहाँ तीर का चिन्ह एक्चुअली यहाँ लगाना था, ये जल यहाँ पे नहीं आएगा, तीर का चिन्ह एक्चुअली यहाँ पे आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल तो लिक्विड रूप में रहेगा, तो वहां पे तीर का चिन्ह लगेगा। अच्छा, इसका आप रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ध्यान समझेंगे, सोडियम कार्बोनेट हम सबसे पहले यहाँ पे धातु कार्बोनेट की क्रिया किससे करा रहे हैं, अम्ल से करा रहे हैं। धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करा रहे हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया बाद में कराएंगे सेकंड रिएक्शन में। अभी धातु कार्बोनेट ले रहे हैं, अम्ल से क्रिया कराएंगे। देखो धातु कार्बोनेट है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है, तो किसी भी धातु की कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है। और कोई भी धातु, किसी भी धातु, 91 धातु है, 91 धातु में से कोई भी धातु ले लीजिए और उसकी कार्बोनेट से क्रिया करा दो तो क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट बनेगा। यहां पर सोडियम से क्रिया करा रहे हैं इसलिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ठोस अवस्था में रहेगा। और अम्ल यहां पे ले रहे हैं HCl, इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहां पे सामने लगा देंगे। तो किसी भी कोई भी अम्ल ले सकते हैं, कोई भी अम्ल कोई भी धातु कार्बोनेट ले लो, यहां पे सोडियम कार्बोनेट लिया है, HCl लिया है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराने पर क्या बन रहा है, देखिए NaCl, दोनों बनेंगे इसके। NaCl मतलब लवण बन रहा है, सोडियम क्लोराइड नमक यानी लवण है ये। ठीक है, NaCl बन रहा है जलीय विलयन रूप में, और देखो जल निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। हमने देखा अभी ऊपर में कि लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल, और मेन जो बनता है वो क्या बनता है, लवण। नमक एक तरह का एक लवण है, प्रमुख लवण है। ठीक है, नमक बनेगा। तो ये हो गई धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। अब बात करते हैं हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो नीचे रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो नीचे रिएक्शन आप देख रहे हैं Na, ये A है, NaHCO3। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये था सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम धातु हो गई, हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया, ये ठोस अवस्था में रहेगा। HCl, यहाँ भी HCl से करा रहे हैं, यहाँ भी HCl से करा रहे हैं। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब किसी सोडियम मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो भी लवण, देखो NaCl बन रहा है, नमक बन रहा है, नमक की लवण है, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो किसी भी धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराओगे तो लवण बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल निकलेगा, मतलब जल बनेगा। अब तीसरे गुण पे आते हैं, अम्ल और क्षार का तीसरा रासायनिक गुण। अम्ल एवं क्षारक की आपस में क्रिया, जब अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया 2019 में 2 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पूरे चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन यानी लवण बनाते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझेंगे परिभाषा उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। क्या क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा।
लवण उदासीन प्रकृति का होता है ना। आपने सामने भी अंतर में समझा कि जो लवण होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं, उदासीन होते हैं। लवण उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, लवण बना रहे हैं। लवण कैसी प्रकृति होती है, उदासीन प्रकृति होती है, इसलिए इसको उस लवण की उदासीन प्रकृति के नाम पर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसी को 19 में 2002 नंबर में 2019 में 2 नंबर में पूछा था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका रिएक्शन समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 10 मिनट, तो एक रिएक्शन के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब समीकरण लिया है, अम्ल प्लस क्षारक इक्वल अम्ल प्लस क्षारक। अम्ल और क्षारक के आपस में एक दूसरे से क्या करा दोगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। तो लवण उदासीन होता है, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे प्रमुख जो प्रबल अम्ल होता है, प्रमुख अम्ल होता है, वो होता है HCl। तो मैंने वही वाला यहाँ पे ले लिया है HCl, जो कि जलीय विलीन अवस्था में रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्षारक ले लिया मैंने प्रबल वाला ही NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जलीय विलीन अवस्था में रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl की क्रिया, अम्ल की क्रिया NaOH मतलब क्षारक या क्षार से कराने पर क्या बनेगा तो NaCl बनेगा। देखिए यहाँ पे जलीय विलीन अवस्था में प्राप्त होगा। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक होता है, और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। और क्या निकलेगा, जल निकलेगा, लवण और जल, H2O लिक्विड रूप में प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब देखो हम इसका जलीय विलीन बना, देखो यहाँ पे HCl जो है AQ लिखा है, AQ का मतलब जलीय विलीन, और NaOH का जलीय विलीन। तो जब भी किसी अम्ल या क्षार का, जब भी किसी अम्ल का या क्षारक का जलीय विलीन बनाते हैं, मतलब उसका जल अपघटन करते हैं, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो जो ये HCl है ये H प्लस में और Cl जो है माइनस में टूटेगा। और आपको लोगों को मालूम है कि जब भी किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले धातु को लिखा जाता है, उसके बाद में अधातु को। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम धातु है और OH जो है वो धातु में आएगा, तो अधातुओं को पहले लिखते हैं। जब भी किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो धातुओं को पहले लिखते हैं, अधातुओं को बाद में लिखते हैं। जैसे NaCl समझेंगे, यहाँ पे NaCl ये एक धातु है, ठीक है, सॉरी यौगिक है। तो जब किसी भी यौगिक का नाम, धातु का नाम सॉरी गड़बड़ हो गया, जब किसी यौगिक का नाम लिखते हैं, जब भी किसी यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो पहले धातुओं को लिखा जाता है, बाद में अधातुओं को लिखते हैं। तो धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए उन पर धन आवेश, और अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए उन पर माइनस आवेश आता है। तो यहाँ पर देखो H जो है अधातु होता है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए उसे प्लस आवेश, और Cl तो अधातु है, Cl अधातु है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश आएगा। तो H पर प्लस आवेश, Cl पर माइनस आवेश। ठीक है, और यहाँ पर सोडियम जो है धातु है, उसमें प्लस आवेश और OH पे माइनस आवेश रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो प्लस है इसके माइनस, जब भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों जब यौगिक आपस में क्रिया करते हैं तो इसका प्लस आवेश यानी आयन, प्लस आयन इसके माइनस आयन से, और इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से आपस में क्रिया करेगा। तो यहाँ का H यहाँ की OH से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2O मतलब जल बना लेगा, और यहाँ का Na और ये Cl आपस में मिलकर के NaCl बनाएंगे। तो जब भी कोई आयनिक अभिक्रिया होती है, आयनों वाली अभिक्रिया होती है, तो यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से और यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से आपस में क्रिया करके जो है उत्पाद बनाते हैं। इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 24 के लिए महत्वपूर्ण बिल्कुल होगी, तो ये बहुत ध्यान से रखेंगे। ठीक है, इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में देखो, ये जो नोट्स है हमारे द्वारा यहीं पर, ये सामने क्लास है हमारी, यहाँ पे क्लासरूम है, तो ये ऑफलाइन जो हम पढ़ाते हैं उसकी ये बच्चों की नोट्स है, ये हमारा पढ़ा के हो चुका है ऑफलाइन क्लास में। तो इसी बच्चों की नोट्स को हम PDF के माध्यम से बना के आपको बता रहे हैं, ताकि आपको परिभाषा और जैसा एग्जाम्पल कैसे एग्जाम में लिखना है, ये सब कुछ आपको एक सही तरीके से प्रॉपर वे में मिल जाए। इसलिए हम PDF के माध्यम से आपको समझाते पढ़ाते, ताकि आप लोगों को भी लिखना यदि आप चाहें तो इसको आप रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। ऐसा ही आपको अध्याय जो सारे अध्याय मतलब सारे चैप्टर्स विज्ञान के, मैथ्स के और इंग्लिश ग्रामर के आपको इसी तरह से PDF के माध्यम से मिलेंगे, और जिसके आप नोट्स बना सकते हैं। पूरी परिभाषा लिखी हुई, रिएक्शन, एग्जाम्पल, सारा कुछ कंप्लीट आपको डिटेल में ऐसा मिलेगा। तो यदि आपको हमसे जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कर लिया करें, ताकि आप लोगों को हमारा और प्रोत्साहन बढ़े और हम अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चौथा गुण जो है रासायनिक, अच्छा चौथे गुण से पहले यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है। सबसे खट्टा पदार्थ जो होता है वो सिरका यानी एस्टिक अम्ल होता है। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है CH3COH, एस्टिक अम्ल का सूत्र है। सबसे खट्टा पदार्थ सिरका होता है। 118 तत्व है, उसमें धातुएं जो है 91 होती है, अधातुएं 20 होती है और उपधातुएं 7 होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चौथे गुण पे चलते हैं। अम्ल एवं क्षार का चौथा रासायनिक गुण, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइडों की क्रिया। ठीक है, अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड अम्लों की क्रिया, अम्लों की क्रिया किसके साथ में करेंगे, धातु ऑक्साइडों के साथ में। धातु ऑक्साइड का मतलब
धातु 91 अभी हमने देखा, धातु 91 कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। कोई भी धातु 91 है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या कहलाएगी, क्या बनाएगी धातु। मान लीजिए कोई धातु X है और वो क्रिया करती है ऑक्सीजन से, तो जो XO बनेगा, अब उसको बैलेंस करने के लिए जो भी संख्या आगे पीछे होगी, तो जो XO बनेगा वो कहलाएगा धातु ऑक्साइड। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। तो कोई भी हम यहाँ पे धातु ऑक्साइड ले लेंगे, इसकी क्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या क्रिया होती है। देखिए जब अम्लों की क्रिया किसी धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो लवण बनते हैं, तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं और जल बनता है। जब भी किसी अम्ल क्रिया धातु ऑक्साइड से कराओगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। सब में देखो वही चीज हो रही है, लवण बन रहा है, कहीं जल बन रहा है, कहीं हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। एक कॉन्सेप्ट में बना के चलिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा और जो शिक्षा है आपकी सही तरीके से होगी, परसेंटेज अच्छा बनेगा और गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए सब चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, ध्यान समझिए और ध्यान दीजिए, ठीक है। और उसके उदाहरण पे आते हैं, तो हम सब समीकरण यहाँ पे ले लेते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, धातु ऑक्साइड की किसी भी अम्ल से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। या ये धातु ये लिख देने से, मतलब सब समीकरण लिखने से आपकी जो परिभाषा है वो यहाँ पे आ जाती है। और यदि आपको सिर्फ इतना यदि याद है तो आप परिभाषा को लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड, किसी भी धातु ऑक्साइड की क्रिया जब किसी अम्ल से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। वही चीज यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं, धातु ऑक्साइड यहाँ पे लिया है CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। कोई भी धातु ले लीजिए, यहाँ पे कॉपर धातु लिया है, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे हम यहाँ पर, तो कॉपर ऑक्साइड हमने धातु ऑक्साइड ले लिया है एक, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। और कोई भी अम्ल ले लो तो यहाँ पे हमने HCl अम्ल ले लिया है ना, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे ने मिसप्रिंट कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ये अम्ल है, गलत लिख दिया था, अम्ल है यहाँ पे। तो जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो जैसे मैंने कहा अभी इसके पहले भी कि ये आयनों में टूटेंगे पहले, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब जलीय विलयन रूप में रहेंगे। तो कॉपर जो है वो प्लस में टूटेगा और ऑक्सीजन जो है धातु होता है तो वो माइनस में टूटेगा। कॉपर धातु है प्लस में टूटेगा। धातुएं हमेशा प्लस होती है, धातुओं पर हमेशा प्लस आयन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देती है, और अधातुओं पर हमेशा माइनस आयन होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। यहाँ पे H जो है धातु है पर ये जनरल इलेक्ट्रॉन देता है, ये धातु सॉरी हाइड्रोजन अधातु है पर ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए धातु कहलाता है। तो धातु धातु दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो H जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस होगा, और Cl जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए माइनस होगा। तो यहाँ का माइनस यहाँ के प्लस से और यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस से क्रिया करेगा आपस में। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cu प्लस है, यहाँ का Cl माइनस, तो CuCl2। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सामने 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे Cu और Cl2, यहाँ बैलेंस नहीं किया हुआ, 2 लगेगा, CuCl2। ये आपका कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, यानी कॉपर क्लोराइड कौन है, लवण है। देखो ना ही S से शुरू हो रहा है ना ही OS से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये लवण है, ठीक है। और स्वाद में नमकीन होगा ये, स्वाद जो नमकीन होगा इसका। और क्या बनेगा, जल बनेगा। जल कैसे बनेगा, देखो यहाँ का H और यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे देखो ये H2 है और ये O, तो H2O यहाँ पे बन जाएगा जल, और CuCl2 ये बन जाएगा लवण। तो इस तरह से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का प्रयोग करेंगे, उधर ऑटोमेटिक बैलेंस है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे अगला जो गुण है उसके ऊपर चलते हैं। पांचवा जो गुण है, पांचवा गुण क्या है देखेंगे। पांचवा और अंतिम गुण है यहाँ जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी 10th क्लास में दिया हुआ है साइंस में, क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की क्रिया। अभी हमने अम्ल के साथ में धातु ऑक्साइड की क्रिया देखी थी, अब क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड की क्रिया क्या होती है। जब किसी क्षारक को अधातु ऑक्साइड से क्रिया कराओगे तो क्या होगा, तो क्षारक की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराने पर लवण एवं जल बनता है। धातु की क्रिया, किसी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर भी लवण और जल बन रहा था, क्षारक की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराओगे तो भी लवण और जल ही बनता है। इसका अपन यहाँ पे सब समीकरण देख लेते हैं। अधातु ऑक्साइड की क्रिया क्षारक से कराने पर क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। एग्जांपल देखते हैं, अधातु ऑक्साइड। तो अब जैसे इसके पहले हमने बात की थी धातु ऑक्साइड की, तो धातु से जब कोई ऑक्सीजन क्रिया करता है, किसी भी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार किसी भी अधातु 20 होती है ना, इसके पहले हम देखा था धातु 20 होती है, तो अधातु जो 20 है उनमें से कोई भी अधातु ले लीजिए और उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा दीजिए तो अधातु ऑक्साइड बनेगा। धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर धातु ऑक्साइड और अधातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर अधातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अधातु ऑक्साइड कौन है, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन है, कार्बन अधातु होती है और ये ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है अधातु ऑक्साइड। और क्षारक ले लेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OS से खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एक फेमस नाम है। इसको चूने का पानी भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। रासायनिक नाम जो है इसका वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड धातु ऑक्साइड है और क्षारक कौन है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों के आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो ना ही S से शुरू हो रहा है ना ही OS से खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये कौन है, लवण है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक लवण होता है, देखो ये लवण बन गया और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो लवण और जल बनता है, ये हो गया लवण और जल, ठीक है। इस तरह से ये पांचवा गुण हो गया।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण 5 प्रकार के, या 5 गुणों को यहाँ पे और भी गुण होते हैं पर हमारे सिलेबस में 5 गुण है, 5 को हमने यहाँ पे देखा। अब आते हैं हम अभ्यास के प्रश्न पे। तो यहाँ पे एक प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आप लोगों के लिए 2024 के लिए। ये बिल्कुल इसको IMP इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 के लिहाज से। ये प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है, ये अभ्यास में आपको पहले ही प्रश्न मिल जाएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ये प्रश्न 2024 में बिल्कुल आपको आ सकता है। पहले भी ये प्रश्न पहले के सालों में आया हुआ है। मुझे यहाँ मैंने बच्चों को शायद लिखाया हूँ, प्रश्न लिखा नहीं है, मुझे अभी याद नहीं है, पर आप देख लीजिएगा पुराने सालों में ये अभी मतलब 19, 20, 21 या 22 में जो भी है ये आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीतल और तांबा। तो जो पीतल है वो एक मिश्र धातु होती है जो कि कॉपर यानी तांबा और जिंक यानी जिंक से मिलकर बनती है। जो पीतल है एक मिश्र धातु है। पीतल के हमारे घरों में बर्तन होते हैं, तांबे के हमारे घरों में बर्तन होते हैं जिनमें हम खाने या पीने के लिए जो है भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भोजन उसमें रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो पीतल है वो मिश्र धातु है जो कि तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। और तांबा यानी Cu, नहीं जिसको अपन कॉपर भी बोलते हैं, तांबा हिंदी है, Cu उसका संकेत है, कॉपर उसका इसे बोलते हैं। तो किसी भी पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन जो है लाल लाल सा होता है, पीतल का बर्तन जो है थोड़ा सा पीला पीला सा होता है। आप जानते हैं अच्छे से, घरों में इस बर्तन होते हैं। तो पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या कोई भी खट्टा पदार्थ, दही भी खट्टा होता है या कोई भी अन्य खट्टा पदार्थ कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? ठीक है, इसका आंसर है, देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये IMP है 2024 के हिसाब से, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या उत्तर है इसका? दही एवं खट्टे पदार्थ, कोई भी खट्टा पदार्थ में अम्ल होता है। ठीक है, दही या कोई भी खट्टा पदार्थ उसमें अम्ल पाया जाता है। मेरा बात क्या है? अम्ल होता है। खट्टा है मतलब अम्ल है। कोई ना कोई अम्ल कई प्रकार के होते हैं, सिट्रिक अम्ल, टैप्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत सारे प्रकार के अम्ल होते हैं जिसकी सूची हम आगे अभी देखने वाले हैं। इसकी सारणी अपने पास बनी हुई है आगे। तो अम्ल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो दही और खट्टे पदार्थ में कोई भी जो है अम्ल, कोई भी खट्टा पदार्थ है, कोई भी अम्ल हो सकता है। ये अम्ल पीतल एवं तांबे के बर्तनों से क्रिया कर विषैले लवण बनाते हैं, मतलब जहरीले लवण, विषैले लवण। ये मेन बात ध्यान रखना, विषैले का मतलब जहरीले, जहर है ना, और जहरीले लवण बनाते हैं जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ या दही नहीं रखना चाहिए। दही या खट्टे पदार्थ जो भी है नहीं रखना चाहिए। देखो मेन बात याद रखिए, पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ या दही नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टा पदार्थ, क्योंकि खट्टे पदार्थ में या दही में अम्ल होता है, वो अम्ल जो है पीतल या तांबे के बर्तन से क्रिया करके विषैले लवण, जहरीले लवण बनाता है। और जहर बना रहा है मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होगा। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ, कोई भी खट्टा पदार्थ जो है नहीं रखना चाहिए, दही वगैरह नहीं रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से आपका हो सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है लिख सकते हैं, नोट्स इसकी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। तो कुछ यहाँ पे नोट देखिए, सिरका CH3COH एस्टिक अम्ल है जिसको सिरका में होता है। विज्ञान का सही नाम या पूरा नाम, विज्ञान का जो पूरा नाम है, विज्ञान जो अपन साइंस बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस होता है। जैसे आप ध्यान रखिएगा, हम जो है केवल विज्ञान बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये अपना 10th NCERT का बुक है, तो यहाँ पे देखिए ओनली विज्ञान नाम आता है, बस विज्ञान पर। इसका जो पूरा नाम है वो होता है प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, पूरा विज्ञान का पूरा नाम क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। आपको मालूम होना चाहिए। हम शॉर्ट में इसको विज्ञान यानी साइंस बोल देते हैं, पर पूरा नाम होता है प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है लंबा सा, उसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं, उसका निकनेम के रूप में बुला। जैसे मेरा नाम है ओम प्रकाश, पूरा नाम है ओम प्रकाश पटले, पर लोग मेरे को ओम बुलाते हैं, तो पूरा नाम ओम प्रकाश नहीं बोलते, ओम बोलते हैं। निकनेम है मेरा, शॉर्ट नेम है। वैसा ही प्राकृतिक विज्ञान का शॉर्ट नेम विज्ञान ओनली है, पर पूरा नाम इसका प्राकृतिक विज्ञान होता है, ध्यान रखिएगा। और बातें यहाँ पे खाद्य और खाद्य, देखो ये खाद्य को ऐसा भी खा आधा द रेप लगा करके, और ये खाद्य भी लिखते हैं, और खाद्य को ऐसा भी लिखा जाता है, ये खा और आधा ऐसा वाला ध करके भी लिखते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो खाद्य, ये खाद्य है, ये भी खाद्य है। खाद्य का मतलब होता है भोजन, यानी जो हमारे लिए खाने लायक होता है, जो हम खाते हैं, चावल, रोटी, सब्जी, चॉकलेट, पेपरमेंट, जो कुछ भी अपन जो खाते हैं वो कहलाता है भोजन। इसके लिए सब शब्द होता है खाद्य। और एक शब्द होता है खाद। खाद मतलब उर्वरक। उर्वरक का मतलब जो हम खेतों में डालते हैं या फसलों में डालते हैं उसको बोलते हैं खाद। तो खाद्य और खाद अलग अलग शब्द है, इसका ध्यान रखना। कई बार आप लोग इसको खाद खाद एक ही समझते हो और गड़बड़ कर जाते हो। इसका बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप खाद बोल रहे हैं मतलब भोजन बोल रहे हैं, खाद्य बोल रहे हैं तो सॉरी, खाद्य बोल रहे हैं तो भोजन बोल रहे हैं, और खाद बोल रहे हैं तो उर्वरक बोल रहे हैं, अलग अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस अध्याय का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या है वो?
देखो अगला स्टार हेडिंग है, इस स्टार का मतलब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं, अम्ल और क्षारकों में आप समानता, अम्ल और क्षारकों में असमानताएं भी होती है, भेद भी होता है। हमने अम्ल क्षार और लवण में अंतर भी पढ़ा, भेद पढ़ा, पर कुछ समानताएं भी होती है। हर एक चीज में कुछ असमानता तो कुछ समानताएं पाई जाती है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे गुण पाए जाते हैं, कुछ समानताएं पाई जाती है। तो हम समानता असमानताएं हमने पढ़ लिया, पर आप समानताओं के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल एवं क्षारकों में क्या क्या समानताएं होती है, सेम गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है अम्लीय विलयन विद्युत का चालक होता है। अम्लीय विलयन जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 2024 के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आ भी सकता है, इसका प्रश्न भी अभी नीचे हमको मिलेगा, ठीक है। तो अम्लीय विलयन जो है विद्युत का चालक होता है, क्यों, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में से विद्युत का चालन होने लगता है, अर्थात अम्लीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। यह चालकता अम्लीय विलयन में उपस्थित H+ आयन के कारण, H+ आयन के कारण होती है। ग्लूकोज एवं एल्कोहल जो कि अम्ल नहीं होते, ग्लूकोज एवं एल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते, अर्थात ये विलयन विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब जो ग्लूकोज और एल्कोहल है ये विद्युत कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें H+ आयन नहीं पाया जाता है, इसलिए कुचालक कहलाते हैं। तो कोई भी विलयन, कोई किसी भी पदार्थ का विलयन वो विद्युत का चालक कब होगा, विद्युत धारा उसमें कब प्रवाहित हो सकती है, जब उसमें H+ आयन हो, जब उसमें H+ आयन हो। किसी भी विलयन में यदि H+ आयन है, ठीक है, तो वो विद्युत का चालक होगा, और H+ आयन यदि नहीं है तो वो विद्युत का कुचालक होगा, चालक नहीं होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, विलयन की बात हो रही है यहाँ पर। अम्लीय विलयन, कोई भी अम्ल है, मान लीजिए HCl है, और ये ठोस अवस्था, शुष्क अवस्था में है, क्या बोलेंगे इसको अपन, ठोस अवस्था में, शुष्क अवस्था, जलीय विलयन नहीं है। HCl है, जलीय विलयन नहीं है, तो ये विद्युत का चालक नहीं होगा, क्योंकि ये H+ आयन नहीं देगा। जब किसी अम्ल को, यहाँ पे अम्लीय विलयन की बात हो रही है, जब किसी अम्ल को आप जल में घोलते हैं, जलीय विलयन उसका बनाते हैं, उसका जल अपघटन करते हैं, तब वो अम्ल जो है वो H+ आयन देता है ना। किसी भी विलयन में H+ आयन, कोई भी विलयन विद्युत का चालक कब होगा, जब उसमें H+ आयन होगा। यदि अम्ल की हम बात कर रहे हैं तो अम्ल जो है वे होते हैं जिनमें H+ आयन होता है, जो ऐसे शुरू होते हैं, पर H+ आयन वो कब देगा, जब उसका जलीय विलयन बनाएंगे। कोई भी अम्ल सूखा है तो H+ आयन नहीं देता है, उसमें नमी, आर्द्रता, मतलब जल होना चाहिए। तो उसको जब जल में घोलोगे आप, आर्द्रता, नमी दोगे, तभी वो H+ आयन देगा, और तब वो विद्युत का चालक कहलाएगा। यदि उसमें नमी या आर्द्रता नहीं है, जल में नहीं घोल रहे हो, जलीय विलयन नहीं है, तो कोई भी अम्ल सूखा है, अम्ल ठोस है, सूखा है, तो अब सूखा अम्ल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। अम्लीय विलयन बनाओगे तभी वो विद्युत का चालक होगा। विद्युत का चालक कब होगा, जब वो H+ आयन देगा। तो H+ आयन कब देगा, जब वो जलीय विलयन होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका प्रश्न भी हमको नीचे मिलेगा। समानता का दूसरा पॉइंट, अम्ल या क्षारक का जलीय विलयन बनाने पर वे अपने अवयवी तत्वों में टूट जाते हैं, ठीक है। अम्ल हो चाहे क्षारक हो, उसका जलीय विलयन बनाएंगे, आप जल में उसको घोलेंगे, उसका जल अपघटन करेंगे किसी भी अम्ल या क्षारक का, तो वो अपने अवयवी तत्वों में, अवयवी तत्व का मतलब जिससे वो मिलकर बना है। जैसे हमारा मकान है, ईंटों से मिलकर बना है, रेत, सीमेंट, गिट्टी और लोहे से बनकर मिला है, तो इस मकान के अवयवी तत्व क्या होंगे, रेत, मिट्टी, जिससे वो मिलकर बने। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से, ऊतकों से और अंगों से मिलकर बना है। तो हमारे शरीर के अवयवी तत्व कौन हुए, कोशिका, ऊतक और जो अंग है वो अवयवी तत्व हुए, ठीक है। तो अवयवी तत्व का मतलब जिनसे मिलकर वो बने हैं, ठीक है। इसमें हम समझते हैं सबसे पहले अम्ल क्षारक का जल अपघटन, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, अम्ल और क्षारक का जल अपघटन, मतलब अम्ल और क्षारक को जल में अपघटन करना, मतलब तोड़ना। तो किसी अम्ल का जलीय विलयन करने पर वह अपने अवयवी तत्वों में, ये अवयवी है, तत्वों में टूट जाता है और H+ आयन देता है, ठीक है। किसी भी अम्ल या क्षारक, देखो अम्ल की बात है यहाँ पे, अम्ल क्षारक दोनों है, पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अम्ल की, अम्ल क्षारक दोनों की बात करेंगे, पर पहले बात कर रहे हैं अम्ल की। यहाँ पे क्या लिखा, किसी अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का, क्षारक का इसके बाद बात करेंगे। जलीय विलयन करने पर वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, और जब अम्ल टूटता है तो वो क्या देगा, H+ आयन देगा, क्योंकि अम्ल में होता है H+ आयन, यानी H होता है, हाइड्रोजन होता है, H+ आयन देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्षार के बारे में समझते हैं। अच्छा, इसका रिएक्शन भी समझ लीजिए, रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिएक्शन भी समझ लो, रिएक्शन यहाँ पे दिया है, देखो यदि कोई अम्ल है, उदाहरण देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया हुआ है, यदि कोई अम्ल है HCl, उसको हम जल अपघटन करेंगे, जल में घोलेंगे, तो वो H+ आयन देगा और Cl- देगा, Cl- आयन देगा, और उसमें ऊष्मा भी निकलेगी। मतलब किसी भी आप अम्ल को जल अपघटित करते हो, अम्ल को जल में विलयन बनाते हो, तो वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, ऊष्मा का निकलना ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं HCl + H2, तो ये H3O+ आयन देगा,
ठीक है, H3O+ आयन देगा प्लस Cl- आयन देगा, यानी उष्मा निकलेगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये दोनों तरीके से अपन लिख सकते हैं, मतलब किसी भी अम्ल का जलीय विलयन आप बनाओगे, जल में उसको तोड़ोगे, अपघटित करोगे तो वो H+ आयन देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और H+ आयन देता है, इसलिए अम्लीय विलयन जो है विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत अम्लीय विलयन विद्युत का चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, सुचालक नहीं बोलेंगे, चालक बोलेंगे, चालक होते हैं। उसका मेन कारण होता है H+ आयन। ठीक है, अच्छा, आप समझते हैं हम क्षारक की बात, ये तो अम्ल की बात हो गई। अब समझेंगे हम क्षारक की बात कि क्षारक जो है उनको यदि हम जलयुक्त करेंगे तो क्या होता है। तो किसी क्षारक या क्षार का जलीय विलयन करने पर वह अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है और OH- आयन देता है। देखो, जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और जो क्षारक होते हैं या क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं, क्योंकि उसमें OH- आयन होता है। उदाहरण पे समझेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्षार ले लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको जल में जब घोलेंगे, जल में जब तोड़ेंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये Na+ में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा। तो जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं, और साथ साथ उष्मा भी निकलती है। मतलब किसी भी अम्ल या क्षार का टूटना, जल में उसको जलीय विलयन बनाना, उसको जल में घोलना, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। मतलब जब किसी अम्ल या क्षार को आप जल में घोलते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है, और जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है उनको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अध्याय 1 में हमने समझा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजों को, नोट नंबर 1 है, इसको इसमें आने से पहले यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम जो बच्चों को ये कराते रहते हैं तो उस टाइम पे ऐसी कोई बात आ जाती है तो उसको बताते रहते हैं। जो बच्चे अपनी कॉपी में जो ये लाल लाइन होती है आपके यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लाल लाइन की बाउंड्री, उसके ऊपर जो पेज होता है वो खाली जगह होती है यहाँ पर पेज में, उसमें ये बच्चे नोट कर लेते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हो भाषा और विज्ञान लिखा हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है हम 6वीं से लेकर 10वीं तक लगभग 6 विषय पढ़ते हैं। 6वीं से लेकर 10वीं, 6वीं के पहले से 4 विषय रहते हैं 5वीं तक, और 6वीं से 10वीं तक जो है हम 6 विषय पढ़ते हैं। 11वीं 12वीं में 5-5 विषय, उसके आगे फिर अलग अलग जो विषय पढ़ते रहते हैं। मैं 6वीं से 10वीं की यदि मैं बात करूं तो 6वीं से 10वीं में हम जो है 6 से 10 तक हम जो है 6 सब्जेक्ट यानी 6 विषय जो है पढ़ते हैं। पर एक्चुअली हम 6 विषय जरूर पढ़ते हैं, पर एक्चुअली 6 विषय नहीं पढ़ते, हम केवल मुख्यतः 2 ही विषय पढ़ते हैं, यानी 2 ही बात हम स्पेशल पढ़ते हैं। और वो 2 बात होती है, पहला भाषा, ठीक है, नंबर 1 भाषा, और नंबर 2 हम पढ़ते हैं विज्ञान। भाषा और विज्ञान, लैंग्वेज एंड साइंस, ये 2 ही चीज पढ़ते हैं। सर बोलेंगे आप 2 ही चीज कैसे पढ़ते हैं, हम तो 6 विषय पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, हम पढ़ते हैं हिंदी, हम पढ़ते हैं अंग्रेजी, और हम पढ़ते हैं संस्कृत। हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, और इंग्लिश जो है हमारी जो है विदेशी भाषा है, हमारी भाषा नहीं, विदेशी भाषा है ना। ये इंग्लैंड या जो है यूरोप की भाषा है, या अमेरिकन भाषा है। ठीक है, मुख्यतः यूरोप की भाषा है। ठीक है, जो इंग्लैंड के लोग हमारे यहाँ पे, जो अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पे आए थे, उनने यहाँ पे अंग्रेजी छोड़ गई, ये हमारी भाषा नहीं। हिंदी हमारी प्राचीन, हिंदी हमारी अभी मातृभाषा है, अभी की भाषा हिंदी है, मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, और एक विदेशी भाषा। ये तीनों ही भाषा है, तीनों ही लैंग्वेज है। मतलब हम जो 3 विषय पढ़ते हैं वो कुछ और नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, भाषा। ठीक है, एक ही टॉपिक है, भाषा। दूसरा हम चले विज्ञान पर, तो आप पढ़ते हैं प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान का पूरा नाम जो है प्राकृतिक विज्ञान। मैंने अभी इसके पहले बताया कि विज्ञान जो है शॉर्ट नेम है, उसका जो पूरा नाम होता है वो होता है प्राकृतिक विज्ञान। जो हम विज्ञान का विषय पढ़ते हैं 9वीं 10वीं में, उसके पहले या बाद में, उसका पूरा नाम होता है प्राकृतिक विज्ञान। हम शॉर्ट में उसको विज्ञान बोलते हैं, नेचुरल साइंस, क्योंकि उसमें नेचर का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। प्रकृति का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अध्याय 1 में मैंने शुरुआत में विज्ञान की परिभाषा बताई थी। प्रकृति के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान मतलब प्रकृति का ज्ञान। ठीक है, ध्यान रखिए। तो विज्ञान का पूरा नाम प्राकृतिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान आप पढ़ते हो तो ये भी विज्ञान है, तो देखो नाम में लिखा है सामाजिक विज्ञान, यानी समाज का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। और गणित भी विज्ञान ही है, गणित भी साइंस यानी विज्ञान की एक शाखा है। जैसे यहाँ पे हम प्राकृतिक विज्ञान को ओनली विज्ञान बोलते हैं, वैसे गणित विज्ञान को ओनली गणित कहा जाता है। ठीक है, पर गणित भी एक विज्ञान है। इसका मतलब हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, ये तीनों विषय जो पढ़ते हैं वो केवल विज्ञान ही पढ़ते हैं। इसका मतलब हम मुख्यतः 2 ही विषय पढ़ते हैं, पहला भाषा और दूसरा विज्ञान। ठीक है, हमको लगता है कि हम 6 विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम 6 विषय पढ़ते हैं, पर वो एक्चुअली 2 ही बात होती है, 2 ही बात होती है, भाषा और विज्ञान। हाँ, भाषा और विज्ञान, भाषा को 3 भाग में बांट करके और विज्ञान को 3 भाग में बांट करके, ऐसे 6 विषय मुख्यतः देखा जाए तो भाषा और विज्ञान 2 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर। तो नोट यहाँ पे देखेंगे आप, नोट नंबर 1 है। ठीक है, नोट नंबर 1, जल में घुलनशील यानी विलेय, जल में जो घुलनशील है, जो जल में विलेय है, घुलनशील को विलेय भी कहा जाता है। तो जल में घुलनशील को विलेय भी कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये अभी इसके पहले हमने बहुत समय पर कहीं पे क्षारक, कहीं पे क्षार कहा था। तो क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है? क्षारक
जो क्षार है वही क्षारक होते हैं, क्षार ही क्षारक होते हैं, ठीक है। तो जो जल में घुल जाते हैं, जो जल में विलय होते हैं, उन क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। समझना यहाँ पर, यदि हमारे पास ये कोई एक बड़ा समूह है, इसके अंदर एक छोटा भाग है, ये क्षार है, ठीक है, छोटा भाग क्षार है, और ये पूरा भाग जो है वो कौन है, क्षारक। ये पूरा का पूरा कौन है, क्षारक है, ये समझिए आप, ठीक है। तो क्षारक, ये क्षारक में से कुछ ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे, ये पूरे क्षारक में से कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मतलब जो जल में घुलनशील है वो क्षार है, पर वो क्षारक भी है, ठीक है। ये पूरा क्षारक है, मतलब हर एक क्षार क्षारक है, पर हर एक क्षारक क्षार नहीं है। जो जल में घुलनशील है वो क्षार है, जो जल में घुलनशील नहीं है वो क्षारक है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखिएगा, जो नहीं घुलेंगे, जल में नहीं घुलते, वो क्षार नहीं है, जो जल में घुल जाते हैं वो क्षार। एग्जांपल समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो है ये सब के सब, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आदि, ये सभी जल में घुलनशील हैं, जल में विलय हैं, क्षारक है, इसलिए इन्हें क्षार कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नोट नंबर 2 पे। तो नोट नंबर 2 देखिए क्या है, जल में अम्ल या क्षारक की घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी, यहाँ पे मात्रा नहीं है, उष्माक्षेपी होती है, ध्यान रखें। जल में अम्ल या क्षारक की घुलने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, वो अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। हमने उदाहरण में सामने देखा, और मैंने बताया किसी भी अम्ल और क्षार को जल में आप घोलेंगे तो उसमें उष्मा निकलती है, अत्यंत उष्मा निकलती है, और जब किसी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेप का मतलब निकलना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तनुकरण क्या होता है, ठीक है। तनुकरण, तो तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है, और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। देखो यहाँ पे तनुकरण, तनु का मतलब होता है पतला, कोई भी पतला विलयन उसको तनु विलयन कहते हैं। और यहाँ पे शब्द देख रहे हो सांद्र, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो कोई भी सांद्र विलयन है, सांद्र शब्द जब भी आ जाए समझना, गाढ़ा सांद्र को बोलते हैं कंसंट्रेट इंग्लिश में, और तनु मतलब होता है पतला, डाइल्यूट कहा जाता है इसको। तो तनुकरण क्या होता है, किसी सांद्र यानी गाढ़े विलयन में जल मिलाकर उसे पतला करना तनुकरण कहलाता है। भाई कोई भी गाढ़ी चीज है, गाढ़ा विलयन है, उसको आपको पतला करना है तो उसमें आपको क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। किसी भी गाढ़े विलयन को पतला करने के लिए उसमें पानी मिलाकर पतला करना तनुकरण कहलाता है, मतलब पतलाकरण कहलाता है। तनुकरण का मतलब पतला करना, पतलाकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने से, देखो जल में अम्ल क्षारक मिलाने से बोलो, या चाहे अम्ल या क्षारक में जल मिलाने से विलयन में H3O+ या OH- यदि अम्ल रहेगा तो H3O+ और क्षार रहेगा तो OH- आयन की सांद्रता कम हो जाती है। सांद्रता कम हो जाने का मतलब गाढ़ापन कम हो जाता है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को तनुकरण करते हैं, मतलब पतला करने की प्रक्रिया करते हैं। किसी भी सांद्र विलयन को पतला करने के लिए उसमें पानी मिलाते हैं, इस प्रक्रिया को, जिससे कि वो विलयन पतला हो जाता है, तनु हो जाता है, तनुकरण करते हैं, ठीक है। ये तनुकरण आपको पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न अभ्यास का प्रश्न नंबर 2, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में हमने सामने भी बात की थी। क्या प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का चालक क्यों होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है, इसका मेन कारण होता है H+ आयन, हाइड्रोजन+ आयन, जिसको हम सामने भी समझा। इसका उत्तर क्या होगा, अम्ल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2024 के लिए, मैंने पहले भी जैसे कहा आप लोगों को, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, ठीक है। अम्ल है और अम्ल है तो H+ आयन तो देगा ही देगा, क्योंकि जो H+ आयन देते हैं वही अम्ल होते हैं। तो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, मतलब विद्युत का वहन करने वाले, यानी विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले H+ आयन ही होते हैं, वाहक होते हैं। इस कारण अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं और विद्युत सुचालक होते हैं, मतलब अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं और इसलिए वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये इसका उत्तर है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका आंसर लिख सकते हैं आप अपने तरीके जैसा भी। अगले पेज पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये पेज जो है, ठीक है, थोड़ा धुंधला सा आ रहा है पर दिख रहा है स्पष्ट। H+ यानी हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसको, OH- आयन है तो इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, OH- है तो हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और ओनली OH है, आयन नहीं है माइनस इसमें, तो इसको हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने पहले ये बात थोड़ी सी की, समझ में आएगा अभी। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, तो यहाँ पे कॉमा, ये कॉमा नहीं है, ठीक है।
शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है, इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या है, देखिए शुष्क HCl गैस यानी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस सूखी है ना, सूखी। देखो इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी अम्लीय विलयन चालक कब होगा, जब वो विलयन रूप में हो, अम्ल विलयन रूप में हो। तो यहाँ पे शुष्क की बात चल रही है। देखो अम्ल शुष्क मतलब सूखा, तो शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर के साथ H+ आयन नहीं बनाते, इस कारण लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, क्योंकि लिटमस पेपर के रंग को बदलने के लिए अम्ल के H+ तथा क्षारक के OH- आयन जिम्मेदार होते हैं। और यहाँ पे सूखे की बात है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि कोई भी अम्ल और क्षार जो है विद्युत का सुचालक जो भी होगा, मतलब वो H+ आयन देगा और OH- आयन देगा, तभी वो चालक सुचालक जो भी स्थिति बनती है तो वो होगा। जैसे अम्लीय विलयन है तो चालक होगा, तो कब होगा, जब उसका H+ आयन बने। और H+ आयन कब बनेगा, जब वो जल में घुला जाएगा, जल में टूटेगा। कोई भी अम्ल, पहली बात कर रहे हैं, सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, कोई भी अम्ल जल में घुलेगा मतलब उसका जलीय विलयन बनेगा, तब ही वो H+ आयन देगा। ठीक है, H+ आयन देगा। बिना जल में घुले मतलब नमी, आर्द्रता, जल की उपस्थिति वहां पे होना चाहिए अम्ल के साथ, तभी वो H+ आयन टूटेगा। यदि अम्ल सूखी अवस्था में है, सूखा है, शुष्क अवस्था में है, तो वो H+ आयन कभी भी नहीं देगा। और ऐसी स्थिति में कोई भी अम्ल विद्युत का चालक नहीं होगा, चालन नहीं करेगा। कोई भी अम्ल विद्युत का चालक कब होगा, जब वो जलीय विलयन अवस्था में होगा, यानी H+ आयन देगा, तभी होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क मतलब सूखी HCl गैस लिटमस पेपर का रंग को क्यों नहीं बदलती, क्योंकि वो H+ आयन देगी ही नहीं है। जब H+ आयन नहीं देगी तो वो रंग को नहीं बदलेगी। ठीक है, ये बात है। यहाँ पर दोनों बातें हैं इसमें, रंग को बदलना और विद्युत का चालक होना, दोनों के लिए जरूरी है H+ आयन होना अम्ल के लिए, और क्षार के लिए जरूरी है OH- आयन का होना। आगे देखते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। और जो सेकंड अब जो पार्ट आएगा, इसका सेकंड वीडियो जो आएगा क्लास 2, ये क्लास 1 आपने देखा, क्लास 2 आएगा इसका। मैं क्लास 1 क्लास 2 बोलता हूँ, वीडियो 1 वीडियो 2 या पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बोलता हूँ। मेरा आप थंबनेल में देखेंगे तो आपको अध्याय 2 क्लास 1, और जो सेकंड वाला आएगा वो क्लास 2 के रूप में लिखा रहेगा। आपको बातें अच्छी लगती है तो आप इसकी नोट्स बना सकते हैं, जो भी जानकारी इसको लिख सकते हैं प्रॉपर। मैंने इसको परिभाषा और एग्जाम्पल के प्रॉपर तरीके से लिख करके हेडिंग वेडिंग में सब इस पर दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कब आया था, कौन सा क्वेश्चन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। यदि आपको इसी तरह से पूरा विज्ञान, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए डिटेल के साथ में और अच्छे तरीके से, तो हमारे चैनल को ओम पटले 09 जो आप देख रहे हैं जिस पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सभी बच्चों तक ये अच्छी जानकारी पहुंच सके, अच्छा ज्ञान आपको मिल सके, जिससे आपका अच्छा परसेंट बने, अच्छा नौकरी वगैरह में आगे आपको फायदा हो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिए, कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय।